अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने लेक्चर में गॉसेस लॉ को डिस्कस करेंगे। वैसे तो इनफॉर्मली आप गॉसेस लॉ से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, लेकिन हम आज फॉर्मल इसकी स्टेटमेंट और इक्वेशंस को देखेंगे कि ये किस तरह से एक डिफ़ाइन करते हैं फ्लक्स को, और फ्लक्स का क्या रोल है और फ्लक्स डेंसिटी का क्या रोल है इसके अंदर, आपके एक स्टैटिक चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके पास स्टैटिक चार्ज मौजूद है, तो जैसे हमने अभी तक देखा है कि स्टैटिक चार्ज जो है वो अपने इर्द गिर्द एक फील्ड क्रिएट करता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उसकी कोई वैल्यू होती है, और वो फील्ड जो है वो किसी डायरेक्शन में होती है, और उसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी होती है। तो इसको हम फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, और फ्लक्स डेंसिटी से ही रिलेटेड फ्लक्स है, और सॉरी गॉसेस लॉ जो है वो है। वैसे अभी हमने गॉसेस लॉ को ही वैसे डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, तो अब उसको ही हम थोड़ा सा करते हैं, एलैबोरेट करते हैं, अपने पिछले एक्सपेरिमेंट को समराइज़ करते हैं कि पिछले जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स थे। जैसे डायग्राम दोबारा से देखते हैं, दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स थे जिसमें आउटर जो स्फीयर है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता था, यानी दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड हो जाता था। तो इसके दरमियान अगर हम जो ये एक्सपेरिमेंट किए उससे हमें ये रिड्यूस कर सकते हैं हम इजीली, कि अगर इन दोनों के दरमियान कोई भी एक स्फीयर इंट्रोड्यूस कर लें, इमेजिनरी स्फीयर इंट्रोड्यूस करें, तो क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्यू है, तो तो इस चार्ज की वजह से फ्लक्स जनरेट होगा। वो फ्लक्स जो है वो उस सरफेस पर आएगा जो कि इन दोनों के दरमियान होगा, इन दोनों स्फीयर्स के दरमियान होगा, और उस सरफेस पे जो स्फीयर है, उस सरफेस पे जो चार्ज होगा, स्फीयर जो इमेजिनरी स्फीयर है उसके सरफेस पे जो चार्ज होगा वो उस जो फ्लक्स पास करेगा वो उतना ही होगा जितना उसके अंदर चार्ज जो है वो इनक्लोज्ड है। यानी इस कंसेंट्रिक स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है वो उतना ही फ्लक्स जो है वो पास करेगा उस इमेजिनरी स्फीयर के सरफेस से। तो ये हम जो चार्ज है ये यहाँ तो ये कह सकते हैं कि ये इनर स्फीयर, ये जो इनर स्फीयर है इसके ऊपर इसके सरफेस के ऊपर अप्लाई हुआ है। यहाँ फिर ये कह सकते हैं कि ये जो इमेजिनरी, यहाँ ये भी कह सकते हैं कि जो इमेजिनरी स्फीयर है उसके बिल्कुल सेंटर पर है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था फेरेडे ने अपने एक्सपेरिमेंट से कि ये जो कंसेंट्रिक सर्कल है, स्फीयर है, इसको छोटा करता गया, इसका रेडियस छोटा करता गया, हद तक कि ये एक पॉइंट चार्ज हो गया था। तो उस केस में भी उतना ही फ्लक्स जनरेट हुआ था जितना उस पर चार्ज लॉस था, जितना उस पर चार्ज था। तो इस वजह से हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि यहाँ तो जो इनर स्फीयर है उसके सरफेस पे जो चार्ज है वो उतना ही चार्ज होगा, उतनी ही फ्लक्स होगा डेवलप। यहाँ फिर एक जो स्फीयर है उसके सेंटर पर जैसे हमने अगर चार्ज रख दिया है, चार्ज डेवलप किया है, तो उतना ही फ्लक्स जो है वो जनरेट होगा उस जो स्फीयर है, आउटर स्फीयर है, उसके सरफेस पे। तो ये अगर अभी तो हमने पॉइंट चार्ज की बात की है, तो इस पॉइंट चार्ज की बजाय कोई भी इरेगुलर सी शेप भी हो जाए तो फिर भी उतना ही फ्लक्स जो है वो जनरेट होगा जितना उस इरेगुलर शेप के सरफेस पर है, यानी उसके ऊपर डेवलप किया हुआ है। जैसे कोई भी इरेगुलर सी शेप हो सकती है, हाँ उसकी जो फ्लक्स लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन थोड़ी सी मतलब इरेगुलर सी हो जाएगी, लेकिन फिर भी चार्ज उतने का उतना ही रहेगा। तो अब अगर हम इसी जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा फर्दर इलेबोरेट करें, तो इसको मैं दोबारा से आया हूँ उसकी तरफ। अगर हम अभी हमने ये कंसीडर किया था कि इन दोनों के दरमियान कोई एक स्फेयर है, लेकिन अगर कोई भी शेप, क्लोज शेप जो है वो हम इनके दरमियान रखते हैं, तो उस पे भी उतना ही चार्ज डेवलप होगा उसके सरफेस पे, या उतना ही फ्लक्स जो है वो उसके सरफेस से निकलेगा जितना उसके अंदर चार्ज जो है वो इनक्लोज्ड है।
जैसे अगर इस सेंटर पर इसके चार्ज जो है वो प्लस क्यू है, तो जो फ्लक्स पास करेगा उस सिलेंडर के थ्रू, अगर सिलिंड्रिकल शेप है फॉर एग्जांपल, या इवन क्यूबिकल शेप है, तो उसके सरफेस से जितना फ्लक्स पास करेगा वो इस चार्ज के इक्विवेलेंट ही होगा। बेशक वो उसके ऑपोजिट उसकी पोलैरिटी होगी, लेकिन उतना ही होगा, क्वांटिटी उसकी उतनी ही होगी। तो इन सब चीज़ों को अगर हम समराइज़ करना चाहें तो गॉसेस लॉ है वो ये कहती है कि कोई भी एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस होना उसका ज़रूरी है। तो कोई भी एक क्लोज सरफेस है, उसके सरफेस से जो चार्ज पास करता है, अगर उसके अंदर कोई चार्ज मौजूद है तो उसके सरफेस से जितना फ्लक्स पास करेगा वो उस चार्ज के इक्विवेलेंट ही होगा। ये इसकी जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है। रिपीट करता हूँ कि कोई भी एक क्लोज सरफेस है जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, तो अगर उसके अंदर कोई चार्ज मौजूद है, लेट्स से उसके अंदर प्लस क्यू चार्ज मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, तो उसके सरफेस पे से जो फ्लक्स पास करेगा वो उतना ही होगा जितना उसके अंदर टोटल चार्ज मौजूद है। अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक छोटे से एरिया, उस सरफेस के छोटे से एरिया को कंसीडर करें कि इस हर एक छोटे सरफेस में से उतना ही फ्लक्स पास करेगा जितना उसके अंदर टोटल चार्ज मौजूद है। ऐसा नहीं है, उसके अंदर कंबाइंड उसके पूरे सरफेस की बात हो रही है कि पूरे सरफेस को अगर हम सम अप करें, उसके जो अंदर जो फ्लक्स, उस सरफेस से जो फ्लक्स पास कर रहा है वो उस उसका सम जो है वो उस चार्ज के इक्विवेलेंट होगा जो उसके अंदर मौजूद है। तो गॉस ने, वैसे तो जो साइंटिस्ट थे, मोस्टली जो साइंटिस्ट थे उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो मैथमेटिकली इसको ड्राइव कर सकें, इक्वेशंस को अपनी। मैं इन जनरल टर्म्स कह रहा हूँ, ये इसकी बात नहीं कर रहा, इस लॉ की बात नहीं कर रहा। इन जनरल जो भी साइंटिस्ट गुजरे हैं उनके पास इतनी मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं होती थी, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट। लेकिन गॉस उन साइंटिस्ट में से था जो कि जिसने मैथमेटिकली भी इसको इक्वेट किया अपने लॉ को। तो अब हम आते हैं एक इरेगुलर सी शेप पे। अभी तक तो हमने स्फीयर और सिलेंडर वगैरह और के ऊपर देखा, लेकिन क्या यही चीज़ अप्लाई हो सकती है एक इरेगुलर शेप पर? तो उसको हम देखते हैं और फॉर्मलाइज करते हैं इसकी इक्वेशन को, गॉसेस लॉ की इक्वेशन को। अब ये इमेजिन करें कि ये कोई एक इरेगुलर सी शेप है और उसके अंदर जो चार्ज मौजूद है वो क्यू चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है। और अब हम इसका एक कोई सा भी एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं, छोटा सा क्रॉस सेक्शन एक लेते हैं, डिफरेंशियल एरिया एक लेते हैं जिसको हम कह लेते हैं डेल्टा एस। ठीक है, ये एस का मतलब ये है कि क्योंकि इसके सरफेस को हम कंसिडर कर रहे हैं तो इस वजह से इसका सरफेस जो है वो होगा। तो ये सरफेस जो हमने लिया, ये पैच लिया है, ये इतना छोटा होगा कि जैसे आपको ये तो कर्व्ड सरफेस नज़र आ रहा है, लेकिन हमने इतना छोटा रीजन लेना है कि ये एक ऑलमोस्ट फ्लैट रीजन हो। तो अगर इसके अंदर टोटल चार्ज क्यू है, तो अब हमारी असम्पशन अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, इस पूरे फिगर में से जो फ्लक्स पास करेगा वो इसी चार्ज के इक्विवेलेंट होगा। अब इस चीज़ को हमने देखना है कि वो कैसे होगा। इसके हर एक पॉइंट पर फ्लक्स डेंसिटी का वेक्टर होगा और उसकी कुछ वैल्यू होगी, लेट्स से इसकी वैल्यू डी एस है। अब एस की भी वही वजह है एस लगाने की कि ये क्योंकि हम सरफेस पे कंसिडर कर रहे हैं तो सरफेस एरिया का वेक्टर जो है वो कंसिडर करेंगे, तो इस वजह से हमने इसमें एस का सब्सक्रिप्ट जो है वो ऐड कर दिया। तो जो डी एस है, ये वैसे तो मैग्नीट्यूड में वेरी करेगा और डायरेक्शन में भी वेरी करेगा हर एक पॉइंट पर, जैसे आपको नज़र आ रहा है। क्योंकि इरेगुलर सी शेप है तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, एंड सो ऑन। तो अब हम कंसिडर करते हैं इस छोटे रीजन से क्या फ्लक्स डेंसिटी जो है वो पास करती है। तो अगर हम ये एरिया कंसिडर करें, डेल्टा एस है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक इतना छोटा पैच लेना है कि ये नियर टू एक फ्लैट
प्लेस जो है वो प्लेन सरफेस के इक्विवेलेंट हो। तो ये इसको डिफ़ाइन करने के लिए सिर्फ इसका जो है वो मैग्नीट्यूड नहीं बल्कि उसकी ओरिएंटेशन भी हमें कंसिडर करनी पड़ेगी इस छोटे रीजन की। तो इसको हम कह लेते हैं कि ये इंक्रीमेंटल सरफेस है, ठीक है, इंक्रीमेंटल सरफेस एलिमेंट है। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी क्योंकि इसका एक मैग्नीट्यूड और इसकी एक डायरेक्शन होगी, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने ये पैच लिया तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी कि ये इस डायरेक्शन में है और इसका कोई मैग्नीट्यूड होगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे कोई पैच कंसिडर करते हैं तो इसकी डायरेक्शन हो सकता है ऐसे हो और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ और होगा ऑब्वियसली। तो इसके साथ जो यूनिक डायरेक्शन है वो नॉर्मल है, यानी कि इस प्लेन के नॉर्मल जो है वही इसकी डायरेक्शन जो है वो एसोसिएटेड है, यानी इस सरफेस के टेंजेंट। तो अब इस केस में दो नॉर्मल्स होंगे, एक तो ये नॉर्मल हो सकता है कि ये नॉर्मल हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका वो जो सॉरी एक तो ये इसका नॉर्मल होगा, सरफेस का नॉर्मल होगा, और दूसरा ये आपका जो फ्लक्स डेंसिटी है उसका नॉर्मल होगा। तो इससे हमें ये पता लगता है कि फ्लक्स जो है वो इसके आउटवर्ड्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी अंदर से बाहर की तरफ ट्रैवल कर रहा है। सो अगर कोई भी पॉइंट पी कंसिडर करें हम, जैसे ये पॉइंट पी है, इसको कंसिडर करें तो इस रीजन पर, और हम ये एज्यूम करें कि ये जो फ्लक्स डेंसिटी है ये कुछ एंगल बनाता है उसके नॉर्मल के साथ। ज़रूरी नहीं कि फ्लक्स स्ट्रेट अवे पास करे, वो हो सकता है किसी एंगल पे पास करे इस रीजन से, इस स्मॉल रीजन से। हम मतलब इतना स्मॉल रीजन कंसिडर कर रहे हैं जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली एक ही फ्लक्स लाइन जो है वो पास कर रही है। तो अब ये फ्लक्स लाइन अगर नॉर्मल के साथ यानी इसके टेंजेंट के साथ कुछ एंगल बनाता है थीटा, तो जो फ्लक्स है इस पूरे रीजन से जो पास करेगा ये प्रोडक्ट होगा नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डी एस एंड डेल्टा एस का, यानी इन दोनों का जो नॉर्मल कंपोनेंट है उसका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास फ्लक्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, जस्ट लाइक दिस। सो जो ये डेल्टा का साइन इसलिए है क्योंकि ये स्मॉल इंक्रीमेंटल रीजन की बात हो रही है, इस वजह से डेल्टा फ्लक्स की बात हो डेल्टा फ्लक्स है। टोटल फ्लक्स जो है वो खाली साई से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम एक स्मॉल रीजन का फ्लक्स निकाल रहे हैं इसलिए इसके साथ डेल्टा साई आएगा। तो दिस इज़ इक्वल टू फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू दिस सेक्शन, दिस स्मॉल इंक्रीमेंटल एलिमेंट सेक्शन डेल्टा एस, और ये हमने अभी बात की कि ये इनके प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होगा। अब ये जो प्रोडक्ट है डी एस नॉर्मल, इस जो नॉर्मल है ये और इसके जो डेल्टा एस है उसके नॉर्मल के इक्विवेलेंट होगा, प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होगा। अब जो ये है डी एस नॉर्मल वो इसके साथ कॉस थीटा का एंगल बनाता है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू, अगर हम इसकी वैल्यू की बजाय इसकी सब्स्टिट्यूशन करें क्योंकि एक्चुअल फ्लक्स जो पास करेगा वो ये होगा, तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें तो दिस विल बी इक्वल टू डी एस कॉस थीटा इंटू डेल्टा एस, और इसको हम इनक्लोज करें अगर डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लेकर आना चाहें क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट की बेसिक डेफिनेशन है, तो दिस विल बी इक्वल टू डी एस डॉट डेल्टा एस। तो अब इसमें हम डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो जो टोटल फ्लक्स पास करेगा क्लोज सरफेस में, टोटल फ्लक्स जो पास करेगा, ये तो हमने एक छोटे से रीजन का फ्लक्स जो है वो निकाला है। अगर हम इसी तरह से एजम्पशंस करके सारे रीजन पर इस तरह के छोटे छोटे पैचेस बना के उनको हम उनमें से फ्लक्स जो पास कर रहा है जहाँ जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको कंसिडर करें, तो ये जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा इनका इन सारे छोटे छोटे रीजन्स के फ्लक्स का सम। तो सम आपको पता है कि हम इंटीग्रल की फॉर्म में लिखते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू फ्लक्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी साई, और दिस इज़ इक्वल टू द क्लोज सर्फ डी, क्योंकि अगर हम इसके अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो दिस विल बी इक्वल टू the total flux will be equal to the integral sum of all the small incremental
fluxes that were associated with this closed body. ठीक है, तो हमारे पास ये जो वैल्यू थी वो थी डी एस डॉट डेल्टा एस एक्चुअली अब यहाँ पे रिप्लेस होगा डी एस से। डी एस जो है ये हम पहले भी एक दो दफ़ा देख चुके हैं, डी एस आपके सरफेस एरिया को की रिप्रेजेंटेशन होगी। और कोई भी जिस भी सिस्टम में, यहाँ पे तो ये एक इरेगुलर सी शेप है, तो ये जिस सिस्टम में एग्जिस्ट करेगी, जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एग्जिस्ट करेगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही है तो उसके हिसाब से इसका डीएस जो है वो डेवलप होगा। अगर ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से एग्जिस्ट कर रही है तो उसके हिसाब से इसका डीएस जो है वो डेवलप होगा। ये डीएस की बात हो रही है। ये कैपिटल डीएस तो सिंपली इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, जो कि आपने पीछे डेफिनेशन इसकी देखी है। तो अगर हम इसको रिप्लेस करें और इसमें डीएस की रिप्लेसमेंट करें, ऑब्वियसली ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ है, तो इनके साथ जो वेक्टर है एसोसिएटेड वो भी इंक्लूड होगा। एक ये चीज़ जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, ये क्लोज सरफेस के लिए हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसकी। और इससे मुराद, इसको अगर हम एक्सपैंड करें तो ये ऑब्वियसली एक डबल इंटीग्रल होगा, क्योंकि एक सरफेस एरिया से हम निकाल रहे हैं, तो सरफेस एरिया जो है वो दो जो दो एक्सिस के दरमियान में होता है, यानी कि क्योंकि 2 डायमेंशनल होता है, इस वजह से ये डबल इंटीग्रल जो है वो इवेल्युएट होगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे हमेशा, लाइक डी एक्स डी वाई रो डी फाई डी रो, या फिर आर्स के साइन थीटा डी फाई, ये सारी इसके एग्जिस्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम फॉलो कर रहे हैं। तो अगर हम इसको मज़ीद आगे फॉर्मली लेकर जाएं तो दिस साई इज़ इक्वल टू डी एस चार्ज, जो फ्लक्स डेंसिटी है, इसका डॉट सरफेस एरिया, यानी साई इज़ इक्वल टू डी एस डॉट डी एस, कैपिटल डी एस डॉट स्मॉल डी एस, और इसका इंटीग्रल। और दिस इज़ एज यू नो कि जो साई है दैट इज़ इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड, यानी क्यू के इक्विवेलेंट है। तो हम इसको फॉर्मली इसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो आपने अगर चार्ज निकालना है तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, यहाँ फ्लक्स निकालना है तो आप इस इक्वेशन को यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो चार्ज इनक्लोज्ड जो है वो हो सकता है कि सेवरल पॉइंट चार्जेस हों। इस केस में तो सिर्फ एक पॉइंट चार्ज था। अगर सेवरल पॉइंट चार्जेस हैं तो चार्ज इनक्लोज्ड विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द चार्जेस, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। या फिर लाइन चार्ज डेंसिटी है, अगर फॉर एग्जांपल उस इनक्लोज बॉडी में एक लाइन ऑफ चार्ज है तो उस केस में रो एल का रोल होगा, यानी वो इसके चार्ज, ये इसकी जगह हम ये रिप्लेस कर सकते हैं। या फिर अगर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम इसकी जगह क्यू की जगह ये रिप्लेस कर सकते हैं रो एस टी एस। या फिर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम क्यू की जगह रिप्लेस कर सकते हैं रो वी डी वी वॉल्यूम इंटीग्रल, यानी इस केस ये सिंगल इंटीग्रल है। डी एल जो है वो जिस डायमेंशन के अक्रॉस लाइन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, लाइन ऑफ चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस के अक्रॉस है तो ये डी एक्स बन जाएगा। सरफेस एरिया अभी आपको बताया कि जिस सरफेस पे होगा उसके अलॉन्ग इंटीग्रेशन होगी, उसमें 2 डायमेंशन के अक्रॉस होगी। और वॉल्यूम के केस में तीनों डायमेंशन जो हैं वो उनके अक्रॉस कंसिड्रेशन होगी। सो हम इन जनरल फॉर्म डी डॉट डी एस को इसके वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। अब ये एक जनरल फॉर्म इसलिए बनती है क्योंकि अब हो सकता है वॉल्यूम के क्रॉस हो, हम अगर सिर्फ लाइन के क्रॉस यहाँ पे उसको लिखें तो वो इसमें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कवर नहीं होती। तो वॉल्यूम चार्ज में इसलिए कवर हो जाती है कि एक अगर सिंगल डायमेंशन के अक्रॉस है तो हम उसके ही जगह इसकी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक जनरलाइज फॉर्म है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही हो, आपकी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है। सो ये एक मैथमेटिकल फॉर्म है गॉसेस लॉ की। तो आपने 2-3 इक्वेशंस अब यहाँ पे देखी हैं। एक जनरलाइज इक्वेशन है, अगर हमने फ्लक्स निकालना है तो हम इस तरह से निकालेंगे, इस इक्वेशन को यूज़ करके निकालेंगे। सिमिलर वे में हम चार्ज निकाल सकते हैं। अगर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो चार्ज की जगह ये रिप्लेस होगा। अगर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है
तो चार्ज की जगह क्यू की जगह ये रिप्लेस होगा, और अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो चार्ज की जगह ये रिप्लेस होगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो डेवलप हो जाती है। तो ये सारी की सारी गॉसेस लॉ की फॉर्म्स है। तो आप कोई सी भी फॉर्म को यूज़ करके जो है वो निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब एक इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। To illustrate the application of Gauss's law, let us check the result of Faraday's experiment by placing a point charge q at the origin। अच्छा, ये मैं न्यूमेरिकल जब भी आपने सॉल्व करना है तो उसके लिए स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग आप बहुत ज़रूरी है। तो इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करके एक रफ से फिगर जो है अगर आप ड्रॉ कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या पूछा जा रहा है और हमने क्या चीज़ निकालनी है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि गॉस लॉ की एप्लीकेशन चेक करने के लिए अब हम जो फैराडे के जो रिजल्ट्स थे उसने जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे, अब उसी में हम एक पॉइंट चार्ज को प्लेस करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। एंड बाय चूजिंग आवर क्लोज सरफेस एज अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए। अब इस केस में हमारा जो क्लोज सरफेस है उसका रेडियस वो स्फीयर है और उसका रेडियस ए है, और उसके बिल्कुल सेंटर पर, यानी वो ओरिजिन उसका सेंटर है स्फीयर का, और उसके ओरिजिन पर चार्ज क्यू जो है वो प्लेस किया हुआ है। तो अब हमने इसके अंदर वो फ्लक्स या चार्ज इन क्लोज जो है वो निकालना है। जो फ्लक्स है वो उसको प्रूव करना है कि वो किसके इक्विवेलेंट होगा। तो D जो है दैट इज़ इक्वल टू, एज यू नो कि D फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू Q ओवर 4 बाय आर स्क्वायर। ए आर जो है वो इसका रेडियल कंपोनेंट, यानी कि वो यूनिट वेक्टर होगा जिसके अलॉन्ग जो है वो फ्लक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, फ्लक्स लाइंस एग्जिस्ट कर रही हैं। तो स्फीयर के सरफेस पर क्योंकि आर जो है वो ए है हमारे पास, तो वो डी एस विल बी इक्वल टू क्यू ओवर 4 बाई ए स्क्र ए आर। ये इस केस में क्योंकि स्फीयर है तो स्फीयर के केस में जो फ्लक्स लाइंस पास करेंगी वो रेडियली एग्जिस्ट करेंगी, तो रेडियल कंपोनेंट ही इसका आएगा ए आर। आर थीटा फाई होता है, थीटा और फाई जो है वो उसके क्रॉस फ्लक्स नहीं आएगा, फ्लक्स रेडियल कंपोनेंट के क्रॉस ही आएगा, तो इस वजह से ये ए आर ही रहेगा यूनिट वेक्टर इसका। अब हम डिफरेंशियल एलिमेंट का एरिया निकालते हैं स्फेरिकल सरफेस पर, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के को अगर कंसिडर करें तो हमारे पास जो एरिया निकलता है वो निकलता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। अब इसको करने के लिए आपको चैप्टर 1 में दोबारा जाना पड़ेगा। अगर आपको याद है तो जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम था इसके अंदर जो रेडियल कंपोनेंट है वो आउटवर्ड्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब आउटवर्ड्स एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि वो इस वाले फेस को, ये जो फ्रंट फेसिंग फेस है और बैक वाला फेस है, इसको हिट कर रहा है, यानी फ्लक्स लाइन आपकी ऐसे क्रॉस कर रही हैं, ऐसे इस रीजन में से ऐसे 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 क्रॉस कर रही हैं, आउटवर्ड्स क्रॉस कर रही हैं। तो जब आउटवर्ड्स क्रॉस करेंगी तो ऑब्वियसली ये वाला फेस हिट होगा। अब ये वाले फेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी इसका एरिया किस तरह हम निकाल सकते हैं, कोई भी एक सरफेस है उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, इसकी दो साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो दो साइड्स जो हैं ये एक्चुअली इसकी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है, सरफेस एरिया की वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। तो एक साइड इसकी है आर डी थीटा, जैसे हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, और एक साइड है इसकी आर साइन थीटा डी फाई। सो इसका टोटल सरफेस एरिया बनेगा, डी एस जो एलिमेंट है वो बनेगा आर स्क्वायर साइन थीटा एंड डी फाई। सो अगर हम वापस दोबारा से वहीं पर आएँ उसी न्यूमेरिकल की तरफ, तो जो हमारे पास वैल्यू बनती है देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये इस तरह से सरफेस एरिया को डिफाइन किया हुआ है, या फिर इसको हम ये कह सकते हैं क्योंकि ये भी रेडियल कंपोनेंट ही आएगा इसका, तो ये ए आर ही आता है। तो अब हम आते हैं अच्छा, इससे पहले एक चीज़ ये याद रखें कि यहाँ पे क्यू ओवर 4 पाई आर स्क्वायर किया हुआ है, लेकिन ये चेंज भी हो सकती है वैल्यू। कैसे? ऐसे कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वाला सरफेस है उसकी बात हो रही है। इस केस में क्योंकि स्फीयर की बात हो रही है तो स्फीयर का यूनिट एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर स्फेरिकल सरफेस होगा तो उसका एरिया कुछ और होगा, और अगर क्यूबिकल सरफेस है तो उसका एरिया कुछ और होगा। तो वो एरिया की रिप्लेसमेंट आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है
ये फिक्स्ड होगा, वैसे यही होगा कि चार्ज पर यूनिट एरिया, ये चीज़ आपने याद रखनी है। लेकिन डिफरेंट शेप्स का डिफरेंट एरिया होता है, तो हमेशा यही इक्वेशन फॉलो नहीं होगी। चार्ज पर यूनिट एरिया वाली इक्वेशन एक्चुअली आपने फॉलो करनी है। इस केस में क्योंकि स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया होता है 4πr², इस वजह से Q/4πr² कंसिडर किया है। तो हैविंग सेड दैट, अब इसको रिप्लेस करेंगे, d.ds निकालेंगे, तो d.ds जो है वो ds की रिप्लेसमेंट है Q/4πa²ar, और जो ds की रिप्लेसमेंट है वो है a² sin थीटा d∅, और ar.ar जो है वो 1 बनता है। तो हमारे पास ds.ds जो है उसकी वैल्यू बनती है ये। अब लेकिन ये एक स्मॉल पोर्शन का है, हमने सम अप करना है ओवर द एंटायर सरफेस। तो उस एंटायर सरफेस को करने के लिए जो हमारे पास आए हैं एलिमेंट्स हैं, जिस सरफेस के ऊपर हमने इसको, सरफेस एरिया के ऊपर हमने इसको इवेल्युएट करना है, वो है थीटा और फाई वाला सरफेस, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन थीटा और फाई से होती है उस सरफेस की जिस फेस को वो कट करता है आर। तो इन्हीं की लिमिट्स आएंगी फिर, और इनकी लिमिट्स क्योंकि दी नहीं हुई तो ये एंटायर सरफेस ही कंसिडर होगा। अब एंटायर सरफेस में थीटा जो है वो फ्रॉम 0 to π आता है, और जो फाई है वो 0 to 2π आता है। यहाँ पे फाई लिखा हुआ है, एक्चुअली फाई नहीं है, ये 0 है। सो अगर हम इनको इवेल्युएट करें तो हमारे पास जो चार्ज आता है वो एट द एंड इवेल्युएट होके क्यू आता है। सो ये इसका मैथमेटिकली हमने एक हिसाब से प्रूफ भी कर लिया कि कोई स्फीयर है अगर, और उसके अंदर कोई चार्ज मौजूद है विच इज़ इक्वल टू क्यू, तो टोटल चार्ज जो इनक्लोज्ड होगा उतना ही फ्लक्स जो है वो पास करेगा। और ये फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन है जो कि हमने इसमें इम्प्लीमेंट की है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इसका चार्ज जो है वो नहीं, ये वैसे तो ज़रूरी है कि इसका चार्ज जो है वो क्यू के इक्विवेलेंट ही आए, लेकिन आपको ये ज़रूरी नहीं कि प्रूफ के लिए ही कहा जाए। आपसे हो सकता है कि चार्ज निकालने के लिए कहा जाए कि चार्ज कितना है। जैसे पिछले लेक्चर के साथ मैंने एक एग्जांपल इंक्लूड की थी, उसके अंदर प्रॉपर्ली हमने गॉसेस लॉ को इंट्रोड्यूस तो नहीं किया था, लेकिन उसी लॉ को यूज़ करके हमने उसकी इक्वेशन को यूज़ करके चार्ज जो है वो निकाला था। तो उसी प्रिंसिपल पे हम ये भी जो है वो डिड्यूस कर सकते हैं। I hope you have a basic understanding of Gauss's law, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की भी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी अब तक। तो प्लीज़ इसको स्टडी करें, एक दफ़ा बुक को भी गो थ्रू करें। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछें, और ये जो ड्रिल प्रॉब्लम्स हैं एटलीस्ट इनको सॉल्व करें, और इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का, क्योंकि ये बहुत ही विजुअल न्यूमेरिकल्स होते हैं, आपकी विजुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए इसके अंदर। तो मेरा सजेशन यही है कि आप कोशिश करें कि जो भी चीज़ दी हुई है, गिवन जो पैरामीटर्स हैं, उनको रफली ड्रॉ करने की कोशिश करें। अगर आप ड्रॉ कर सकेंगे तो आपको प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी। ज़ुबानी ना करें, क्योंकि उससे आपका अंदाज़ा जो है वो गलत हो सकता है। तो रफली ड्रॉ करने में कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप कोशिश करें कि जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको पहले रफली ड्रॉ करें। जैसे मैं आपके सामने जो भी न्यूमेरिकल करता हूँ उसको पहले ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, उसी तरह से वो ड्रॉ मैं एक्चुअली अपने लिए भी करता हूँ, क्योंकि मुझे फिर आपको बताने में थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि ज़ुबानी नहीं बताई जाती चीज़ें। तो एक तो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग इससे बेहतर होगी। तो जो भी स्टेटमेंट गिवन है उसको ड्रॉ करने की कोशिश करें कि क्या सिचुएशन गिवन है और उस चीज़ में हमने क्या निकालना है। अभी तक आपने जो दो बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं वो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ये दो चीज़ें पढ़ी हैं। अब इन दोनों चीज़ों को निकालने के लिए आपको बेसिक आइडिया हो जाना चाहिए कि हम इनको किस तरह से, इनकी जनरलाइज इक्वेशन तो आपको पता है, लेकिन उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए भी आपको वो दो कंडीशंस जो हैं वो निकालनी पड़ती हैं। जैसे एक कंडीशन है कि कौन से कोऑर्डिनेट के क्रॉस वो एग्जिस्ट कर रहा है, कौन से के नहीं कर रहा, और कौन सा कंपोनेंट उसमें मौजूद है, कौन सा नहीं मौजूद। तो अगर आप डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे तो आप ज़ुबानी हो सकता है आप पहुंच जाएं उस तक, सोल्यूशन तक, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली आप का अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। सो इसलिए ड्रॉ करने की कोशिश करें, और
अंडरस्टैंड करें इसको, और हम फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ऑनलाइन लेक्चर में। जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे वो उसमें डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।